सासू माँ को मरे हुए 5 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लग गए थे। वह बहुत दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझको अजीब तरह से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं, तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने एक दिन हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शिखा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम आकाश है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। दरअसल हुआ ये था कि मेरी सासू माँ का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी मेरे ससुर जी को देखती थी तो वो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते थे और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे। हम यही सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी की यह हालत नहीं होती। मैंने और आकाश ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वह ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वो वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। फिर कुछ समय के लिए हमने ससुर जी को हमारी कोलकाता वाली ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते हैं कि अगर हम घटनास्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 2 महीने तक कोलकाता में रहे, पर जब वह वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उनमें वैसे तो कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। मैंने नोटिस किया था कि वह अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी-कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फोन करके सारी बात बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मैं जब बाथरूम में जा रही थी तो वहां पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वह थोड़ी देर में बाहर आ ही जाएंगे, इसलिए मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। पर यह क्या, अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना ही नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वह कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि यह सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि अगर वह मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं उनकी तरफ पीठ करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए ही निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वह 5 दिनों के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया
और उनका टिफिन भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले ही थे। मैं तो डर से कांप रही थी। मेरा तो एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरे दिन घर का काम किया और सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई। पिछली रात को मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना घेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। दिन के 4 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चली गई। मैं वैसे तो साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ज्यादा गर्मी होने के कारण मैं सलवार कमीज ही पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मैं अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ और सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन फिर मैं एकदम से हड़बड़ाहट में उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी? आपको मुझसे कोई काम था क्या? ससुर जी बोले, बहू, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाजें लगाईं, पर शायद तुमने सुना ही नहीं, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में आ गया। यहां मैंने देखा कि तुम आराम से सोई हुई हो, तो मैंने सोचा कि सोई हुई बहू को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूं। पर इतने में तुम जाग गईं। इन शब्दों में ससुर जी ने अपनी सफाई दी तो मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी चुनरी अपने सिर पर लेकर कहा, बाबूजी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर चाय लेकर आती हूं। मेरा इतना कहने भर से उनका दिल टूट गया था। फिर वह अपने कमरे में चले गए। करीब 15 मिनट बाद मैं उनके कमरे में 1 कप चाय लेकर गई। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि ससुर जी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी? आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत खराब हो तो मैं तुरंत डॉक्टर को फोन कर दूं। वो बोले, नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज मुझे तेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वो चली गई है, तब से मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किससे अपने मन की बात कहूं। मैं भी एक इंसान हूं और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से कहूं। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को ना समझूं। मैं समझ रही थी कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और अगर आपको कोई बात करनी हुआ करे तो आप मुझसे कर लिया करो। मैंने इतना कहा ही था कि वह मुझे गले लगाकर रोने लगे। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर फिर भी मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं कर सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी कर भी देंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रहेगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकालकर उनको दे दिए। थोड़ी देर बाद वह नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान और नीचे टॉवल धोती की तरह लपेटा हुआ था। वह मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। फिर अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह शायद तौलिए को लपेट कर ही सो गए थे। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1 घंटे बाद वह किचन में आए और मुझसे बोले, बहू, जरा तेल गुनगुना करके मेरे कमरे में ले आओ
और मेरे सिर और बदन की मालिश कर दो। इस बार मुझे उनकी खराब नीयत पहले ही पता चल गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गर्म करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी, यह तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वो बोले, बहू, सिर पर तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, इसलिए पीठ की मालिश तुम ही कर दो। इतना बोलकर वह अपने बेड पर पीठ के बल लेट गए। मुझे आज सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, बहू, तुम्हारे हाथों खराब हो ही गए हैं, तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में आकाश के बिना इतना बुरा हाल हो गया है, तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वहीं छोड़कर अंदर भाग आई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें आकाश की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज की भी कमी होगी वह मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूं और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी रहो। आखिर तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ससुर जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नजर रख रहे हो और इसीलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब मैं समझ पा रही हूं कि जब आकाश को गए 5 दिन ही हुए हैं और मैं उसके बिना इतना परेशान हो चुकी हूं, तो सासू माँ को मरे हुए तो बहुत समय हो चुका है। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूंगा और आपकी बेटी बनकर रहूंगी।